हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम हम लोग अच्छे तरीके से जाने थे कि हेनरी के नियम क्या है। आज उन्हीं का अनुप्रयोग, उनकी सीमाएं हम लोग जानेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या काम होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले हेनरी की सीमाएं। हेनरी की सीमा क्या है। अगर सीमा को क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, हेनरी का नियम फॉलो नहीं होगा। तो उसका एक सीमा है, उसके अंतर्गत ही आपको रहना है। तो हेनरी की सीमाएं के अंतर्गत 2 पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। 2 पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही आपको लिखना, वही जानना भी है। तो हेनरी के नियम के अनुसार जो सीमाएं हैं, उसमें पहला सीमा है कि दाब, यानी दाब को बढ़ाया जाता है, अधिक दाब लगाया जाता है। हेनरी की सीमाएं के अंतर्गत जो है पहला पॉइंट लिखेंगे कि दाब बढ़ाने पर क्या करते हैं, दाब बढ़ाया जाता है। और दूसरा पॉइंट लिखना है, पहला ध्यान देना है दाब बढ़ाने पर, और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है ताप को घटाने पर। हेनरी की सीमाएं के अंतर्गत 2 बातें ध्यान देना है, पहला दाब बढ़ाने पर, दूसरा ताप को घटाने पर। अगर हमारा जो है किसी द्रव में किसी गैस को मिलाना है तो वहाँ पर दाब को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। प्रेशर को जैसे ही लगाएंगे उतना ही इसमें हमारा CO2 या कोई भी जो गैस है वो भरेगा। यानी द्रव में किसी गैस को भरने के लिए दाब को बढ़ाएंगे, जितना ही बढ़ाएंगे गैस उतना ही क्या होगा, उस द्रव में मिलने लगेगा। लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाना शुरू कर देंगे तो ताप बढ़ाएंगे तो फिर ये गैस क्या होगा, और ऊर्जा लेकर और ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देगा। इसलिए ताप को घटाने को, ताप घटाएंगे तभी इसमें क्या अधिक मात्रा में हमारा गैस मिलेगा। तो इसलिए सीमाएं का अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे, ताप घटा देंगे, ताप बढ़ा देंगे, तो फिर वहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो हेनरी के नियम का लागू करने में 2 चीज़ें ध्यान देना है, दाब बढ़ाकर, ताप को घटाकर। दाब बढ़ाएंगे उतना ही अधिक मात्रा में क्या हो जाएगा, गैस घुलेगा आपका द्रव में, और ताप घटाएंगे तभी भी अधिक मात्रा में क्या हो जाएगा, गैस आपका द्रव में घुल जाएगा। तो दाब बढ़ा के, ताप घटा के, क्या हेनरी के सीमाएं हैं। अगला है हेनरी के अनुप्रयोग। हेनरी के अनुप्रयोग कहाँ यानी कहाँ इसका यूज होता है। तो इसका यूज 2 जगह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको ध्यान देना है, परीक्षा में पूछा गया है कि हेनरी के अनुप्रयोग लिखिए, तो 2 चीज़ें लिखना है। पहला अनुप्रयोग लिखना है कि गोताखोर के सिलेंडरों में गैसों के भरने में, जो गोताखोर होते हैं समुद्र में जाते हैं, वस्तुओं को पता लगाते हैं, तो उनके सिलेंडर जो होते हैं उसमें गैस भरे जाते हैं। उस सिलेंडर में 3 प्रकार के गैस होते हैं, एक हीलियम गैस होता है, एक नाइट्रोजन गैस होता है, और एक आपका ऑक्सीजन गैस होता है। तो हीलियम क्यों होता है, क्योंकि हीलियम हल्की गैस से जैसे ही वो नीचे जाना चाहता है, अधिक नीचे जाएगा, फिर वो धीरे धीरे क्या जाएगा, ऊपर आ जाता है, क्योंकि हल्की गैस है। नाइट्रोजन क्यों रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन रहता है तो बबल देता है पानी में, ताकि उनको पता चलता कि ये लोगों को कि ये कहाँ जा रहे हैं, किधर हैं। तो नाइट्रोजन इसलिए भरा। और ऑक्सीजन आप जानते हैं कि जीवित रहने के लिए, सांस लेने के लिए उनको क्या किया था, ऑक्सीजन भर दिया जाता है। तो पहला आपको अनुप्रयोग यानी यूज रखना है याद इसका कि आपके गोताखोर के सिलेंडरों में, ठीक है, गैसों को भरने में। दूसरा है आपका सोडा वाटर में CO2 गैस को भरने में। सोडा वाटर जो आप लोग पीते हैं, ठंडा अनेक प्रकार का, पेप्सी हो गया, कोका कोला, जितना भी पीते हैं, वो एक सोडा वाटर पहले ऑलरेडी तैयार रहता है सोडा वाटर। अब उस सोडा वाटर में क्या किया जाता है, CO2 क्या करते हैं हम लोग, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं। तो दाब को ऊपर से बढ़ाते हैं और ताप को घटा देते हैं, ताकि अधिक मात्रा में इसमें क्या जाए, CO2 भर जाए। तो इसका जो है सोडा वाटर में CO2 गैस को भरने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसीलिए ठंडे को क्या किया जाता है, ठंडा रखा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर ठंडा नहीं रखेंगे, जब गर्म होगा तो CO2 निकल जाएगा, जब CO2 निकल जाएगा तो फिर इसका ठंडापन जो है उस ठंडे का खत्म हो जाएगा। इसलिए ठंडे को ठंडा किया जाता है, रखा जाता है, ताकि CO2 अधिक मात्रा में इसमें घुला रहेगा और उसको क्या करेगा, यानी ठंडा बना के रखेगा। तो हम आशा करते हैं आपको इसका अनुप्रयोग और इसकी सीमाएं आप जान गए हैं कि हेनरी की नियम सीमा क्या था और उसका अनुप्रयोग क्या था। अगला नोट इसको याद रखना, इसका नोट एक है कि जो पहाड़ी इलाकों में या जो ऊंचे स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको एक बीमारी होती है, इसका नाम है एनेक्सिया। कौन सी बीमारी है, एनेक्सिया नामक बीमारी हो जाती है, जो पहाड़ों पर या ऊंचाई वाले स्थान पर रहते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनको ये बीमारी हो जाती है। तो ऑक्सीजन के कारण ये बीमारी होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में या ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति को कौन सी बीमारी होती है, तो आप बताएं कि एनेक्सिया नामक किसके कारण हो रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण, क्योंकि ऊपर जैसे जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। अगला है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। हम लोग पढ़े हैं वाष्प दाब, पीछे चर्चा हम पिछले वीडियो में किए हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब ने बताया था कि जो द्रव था और ऊपर जो क्या जा रहा था, आपका वाष्प जा रहा था और फिर रिटर्न आ रहा था, तो वाष्प और द्रव की सतह पर साम्यावस्था पर लगने वाला दाब ही क्या कहलाता था, वाष्प दाब कहलाता था। आपको हमने बताया था वाष्प दाब। अब ये वाष्प दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको हम लोग जानेंगे।
तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है, क्या क्या इसके प्रभावित कर सकते हैं इसको। तो पहला है द्रव की प्रकृति। पहला क्या है, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अगर द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल अगर बहुत कम है, यानी बहुत कम आकर्षण बल से जुड़े हैं, तो उसका वाष्प दाब जो है बहुत ही अधिक होता है। मान लीजिए कोई द्रव है और द्रव में कोई द्रव है, उसमें क्या है, जो द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला जो आपका क्या है बल है, आकर्षण बल, वो बहुत कम है। तो जैसे ही हीट करते हैं ये तुरंत का उड़ के चला जाता है। इस तरीके से पता चला कि आपका जो है वाष्प दाब बढ़ गया। तो द्रव के अणुओं के बीच जो लगने वाला क्या है आपका आकर्षण जो बल अगर कम है तो फिर उसका वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है। अगला पॉइंट है ताप बढ़ाने का। अगर आप किसी भी द्रव का ताप बढ़ाते जाएंगे तो वाष्प ही ज़्यादा बनेगा, और जब वाष्प ज़्यादा बनेगा तो फिर वाष्प दाब भी क्या होगा, उतना ही अधिक लगेगा। तो ताप बढ़ाने पर भी क्या होता है, द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। अगला सांद्रता। अगर हम सांद्रता बढ़ा देते हैं, द्रव की सांद्रता बढ़ाने पर भी क्या होता है, द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। अगला है दाब बढ़ाने पर। अगर दाब बढ़ा देते हैं तभी भी वाष्प दाब क्या तब बढ़ जाता है। हर कंडीशन में क्या होता है, आपका वाष्प दाब बढ़ता जाता है। तो आशा करते हैं भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट आपको ध्यान देना है, जिसका नाम है राउल्ट का नियम। क्या है, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया है कि राउल्ट का नियम क्या है, हेनरी का नियम क्या है। ये नियम आपको याद होने चाहिए किसी तरीके से भी। आशा करते हैं ये तो पूरा आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम शुरू करने वाले राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन में मिले या उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक के आंशिक दाब तथा उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। राउल्ट का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित ठीक है वाष्पशील घटक का आंशिक दाब, क्या सा दाब, आंशिक दाब। आंशिक दाब मतलब पूरा दाब नहीं, थोड़ा सा दाब। तो आंशिक दाब जो है उस घटक के मूल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए मानेंगे, माना ठीक है, माना एक बिलियन है, एक बिलियन, माना एक बिलियन है जिसमें दो घटक ए तथा बी हैं। एक बिलियन में कितने घटक हैं, दो घटक। माना एक बिलियन में दो घटक ए तथा बी हैं। ए घटक का आंशिक दाब पी ए तथा बी घटक का आंशिक दाब क्या हो गया, पीबी होगा। ये घटक यानी आंशिक दाब प्रेशर है, ठीक है, ए का है और बी का। तथा ए का मूल अंश यक्स ए तथा बी का मूल अंश क्या मानेंगे, यक्स बी। हमने मूल अंश मोल प्रभाज हमने बताया है। तो मान लेंगे इसका जो घटक क्या गया, आंशिक दाब पी ए और इसका क्या पीबी, और मूल अंश का जगह यक्स ए और यक्स बी हो गया। तो राउल्ट का नियम क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन में वाष्पशील घटक, कौन सा घटक, वाष्पशील किससे कहते हैं, तो आपके दो प्रकार के द्रव मिलते हैं, वाष्पशील और एक होता है अवाष्पशील। वाष्पशील मतलब ऐसा द्रव जिसको कहीं भी रखेंगे तुरंत वाष्पित होकर उड़ता रहता है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, इसको कहीं भी रखते हैं क्या होता है, उड़ता रहता है। तो वाष्पशील द्रव है। कुछ ऐसे द्रव है आपके मिलेंगे, से अल्कोहल है, फिर जल भी कुछ है, ठीक है। तो ये होते हैं क्या, अवाष्पशील, यानी बहुत कम मात्रा में वाष्पित होते हैं, होते हैं लेकिन धीरे धीरे होते हैं, बहुत कम मात्रा में। तो उनको अवाष्पशील द्रव कहा जाता है। जितने भी केमिस्ट्री लैब में आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए द्रव, या बोल सकते हैं केमिकल, वही सब के सब का तो वाष्पशील द्रव होता है। इसीलिए लैब में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको दुर्गंध होता है, भले से पैक किया गया है तो क्या, तो वाष्पशील द्रव होते हैं। तो राउल्ट का नियम उसी को फॉलो हो रहा है कि वाष्पशील द्रव को जो अगर किसी विलयन उपस्थित है तो उसका जो वाष्प दाब का आंशिक वाष्प दाब है उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। तो हमने माना कि एक विलयन है, उसके दो घटक ए और बी है, उस पर लगने वाला जो आंशिक दाब पी ए तथा पीबी है और इसके मूल अंश यक्स ए तथा यक्स बी है। तो फिर नीचे लिखेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या बोल रहा है कि जो एक घटक का क्या है आंशिक दाब जो है उसके मूल अंश के क्या गया, समानुपाती हो गया। या दूसरा घटक क्या था, पीबी माने थे, पीबी समानुपाती का यक्स बी हो जाएगा। दूसरे घटक का क्या हो गया, आंशिक दाब के समानुपाती हो गया, मूल अंश के समानुपाती। अब इसको हटाएंगे तो पी ए बराबर होगा के एक्स ए हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं पी बी बराबर हो जाएगा के एक्स बी हो जाएगा। अब जो के है तो के को हम मानेंगे यहाँ पर पी नाट एक्स ए, या यहाँ भी हो जाएगा पी बी बराबर हो जाएगा पी नाट एक्स बी हो जाएगा। यहाँ पर बी याद रखना है पी बी, और यहाँ पर याद रखना है पी ए याद रखना है आपको। तो ये क्या है पी नाट ए क्या है, तो बोलेंगे कि शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब है। क्या है, शुद्ध अवस्था में क्या आंशिक दाब है, पी नाट क्या है, पी, ठीक है, पी बी नाट क्या है, तो बोलेंगे शुद्ध अवस्था में क्या है, आंशिक दाब है, जबकि ये क्या है, एक कांस्टेंट, एक नियतांक है। तो आशा करते हैं भी आपको समझ में आ गया। अब लिखेंगे माना
ठीक है। माना यदि विलयन का कुल दाब, हमने कहा ये विलयन है, अब विलयन में दो घटक ए और बी है, ए और बी है। अब ए के द्वारा लगने वाला दाब, बी के द्वारा लगने वाला दाब, अगर मानेंगे कुल दाब तो दोनों को मिला दिया जाएगा। तो माना ठीक है कुल दाब पी है, माना क्या है कुल दाब पी है, इसलिए फिर नीचे लिखेंगे, इसलिए आपका हो जाएगा पी कुल दाब जो है पी ए प्लस का आ जाएगा पी बी, यानी इसका आंशिक दाब इसका आंशिक दोनों जोड़ देंगे तो कुल हमारा क्या हो जाएगा विलयन का क्या हो जाएगा दाब हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखिए पी बराबर है, पी ए का वैल्यू क्या निकाले थे, तो पी ए का वैल्यू पी नाट ए इंटू क्या था एक्स ए हो गया, प्लस इसका वैल्यू क्या आएगा पी नाट बी और हो जाएगा एक्स बी हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बना। अब हम लोग पढ़े हैं कि मूल अंश में अगर दो घटकों का योग कर दे एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता एक, इतना तो हम लोग पढ़े हैं। अब यहाँ एक्स ए निकाल दें, एक्स ए बराबर तो वन माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो वन माइनस का जगह एक्स बी हो जाएगा, ये ट्रांसफर होगा तो होगा वन माइनस एक्स बी, एक्स ए निकलेगा वैल्यू पुट कर दीजिए तो पी इक्वल टू हो जाएगा पी नाट ए एक्स ए की जगह पर लिखेंगे क्या वन माइनस एक्स बी और प्लस हो जाएगा पी नाट बी और एक्स बी हो गया। और हल करेंगे इसको पी इक्वल टू से गुणा करेंगे तो पी नाट ए हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो पी नाट ए इंटू एक्स बी हो जाएगा प्लस पी नाट बी इंटू एक्स बी हो गया। अब देखिए इसको इसमें से कॉमन का जाते लिखेंगे पी नाट ए माइनस लिखेंगे एक्स बी जो है कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से पी नाट ए पी ए नाट हो जाएगा और यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा पी नाट बी हो गया। इस तरीके से आपका पी बराबर निकल गया फार्मूला। या इसी को अगर मान लीजिए हम इसको ना निकाल कर इसको निकालते हैं एक्स बी को तो एक्स या लिखेंगे नीचे या लिखेंगे या एक्स बी क्या निकालेंगे एक्स बी बराबर हो जाएगा वन और इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये निकल गया तो फिर इसी को क्या करना है आपको, इसी को इस वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या है हमारा एक्स बी है तो रख दीजिए सेम वही चीज़। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे या करके पी बराबर हो जाएगा पी नाट ए एक्स ए और प्लस इसके जगह पर लिखेंगे पी बी और पी नाट बी हो गया और एक्स बी की जगह पर लिखेंगे वन माइनस एक्स ई हो गया। अंदर गुणा कर दीजिए पी इक्वल टू हो जाएगा पी नाट ए एक्स ए और प्लस गुणा करेंगे तो पी नाट बी हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पर पी नाट बी और एक्स ए। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू एक पास रखें कि एक्स ए हो जाएगा कॉमन तो यहाँ पर रख लीजिए पी नाट ए एक्स ए हो जाएगा और माइनस पी नाट बी एक्स ए हो गया और प्लस ये बाहर हो जाएगा पी नाट बी कॉमन कर लीजिए पी इक्वल टू हो जाएगा कॉमन निकालेंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा कॉमन एक्स ए निकल जाएगा, एक्स ए कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर पी नाट ए माइनस पी नाट क्या आ जाएगा बी और बराबर प्लस का आ जाएगा पी नाट बी, आपका क्या हो जाएगा आपका फार्मूला हो गया। तो इस तरीके से आशा करते हैं कि राउल का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो भाई कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर दोबारा बता देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपको भाई आपका मतलब ये जरूर काम करें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ठीक है, अगला वीडियो कल के लिए धन्यवाद।